नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री, हमारे अतीत भाग 2 को। और आज उसी श्रृंखला में हम इसका चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। यानी कि चाहे जिस भी क्षेत्र विशेष में आप रह रहे हो, तो वहाँ की बोली, वहाँ का खान-पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ का तौर तरीका, रीति-रिवाज सब कुछ अलग होते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। और समय के साथ-साथ ये बदलती भी हैं और सच तो ये है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान-प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, परंतु कुछ अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति-रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप भी ले लिया है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं चेर और मलयालम भाषा के विकास की। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतःसंबंध के एक उदाहरण से अपने इस विश्लेषण को कि क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्या हैं, कैसे विकसित होती हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं महोदयपुरम की। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि चेर राज्य जो है ये महोदयपुरम, जो वर्तमान केरल राज्य का एक हिस्सा है, ये 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और मलयालम भाषा यहाँ पर इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है और वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अब हम यहाँ मलयालम भाषा की बात कर रहे हैं कि चेर राज्य, जो महोदयपुरम वर्तमान केरल के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, वहाँ पर ये 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। और ये यहाँ पर जो मलयालम भाषा है, यहाँ के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अब हमें एक चित्र दिखाया गया है, इसमें मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया था। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। हम पहले की चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। और केरल की जो प्राचीन भाषाएं हैं या ये जो चेर लोगों ने जो भाषा ओरिजिनेट की है, ये भी संस्कृत परंपराओं से ही निकली हुई है, संस्कृत से ही निकली हुई है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं, इन्हीं से निकली हैं। और ये देखिए 14वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है लीला तिलकम। लीला तिलकम कौन सा ग्रंथ है? जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है। ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। अब मणि प्रवालम शैली क्या है? इसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यहाँ पर इन दो भाषाओं को, संस्कृत को और क्षेत्रीय भाषा को, हीरा और मूंगा की इनसे इनकी तुलना की गई है, इनके संकेतों का प्रयोग किया गया है। यानी कि वापस देखिए कि ये जो मणि प्रवालम है, ये क्या चीज़ है? ये देखिए, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि 14वीं सदी में लिखा गया एक ग्रंथ है लीला तिलकम। ठीक है, लीला तिलकम।
अब ये जो लीला तिलकम ग्रंथ है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा की किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है मणि प्रवालम का। मणि प्रवालम का मतलब ये है कि इसमें एक तो संस्कृत भाषा है और दूसरी भाषा कौन सी है, इसमें क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, वहाँ की जो चेर राज्य है उसकी क्षेत्रीय भाषा है यहाँ पर। ठीक है, और इनको किन चीज़ों से कंपेयर किया गया है, इनको हीरा और मूंगा कहा गया है। ठीक है, हीरा और मूंगा कहा गया है संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को, जिसे मणि प्रबालम यानी दो लैंग्वेजेस को जोड़कर आपस में जो ग्रंथ लिखा गया है वो लीला तिलकम है। और ये कौन सा ग्रंथ है सॉरी, ये व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित है, व्याकरण और काव्य शास्त्र पर आधारित है ग्रंथ है। ठीक है, तो अब देखिए शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। हम लोग सब देखते हैं पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ प्रभु की यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकाली जाती है प्रतिवर्ष। ठीक है, पुरी उड़ीसा में इनका एक बहुत भव्य प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ की आज तक काष्ठ की प्रतिमाएं जो है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे तात्पर्य यह निकलता था कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का देवता मान लिया गया था। देखिए कहना क्या चाहते हैं कि शुरू शुरू में जब भगवान जगन्नाथ की पूजा से भी पहले, जब जो लोकल बॉडीज के द्वारा, लोकल जो पीपल हैं उनके द्वारा जिस ईश्वर की पूजा की जाती थी, तो उनकी काष्ठ की लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती थी, और तब ये तात्पर्य निकलता था कि ये कोई स्थानीय देवता है, लेकिन जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। देखिए, ये यहाँ पर एक ताड़पत्र दिया गया है जिसके ऊपर भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की, ठीक है, ये इनके बलभद्र यानी कि जो बलराम है, सुभद्रा इनकी बहन है, और ये भगवान जगन्नाथ यानी कि जो विष्णु रूप है, कृष्ण रूप है, उनकी यहाँ पर एक पांडुलिपि का एक पिक्चर हमें देखने को मिलता है। 12वीं शताब्दी में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं राजा अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने पुरी में यानी कि उड़ीसा में पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जैसे राजस्थान में जो मेवाड़ रियासत के जो शासक रहे हैं वो अपने आप को एकलिंग का दीवान कहते हैं, उसी तरह से ये जो राजा अनंग भीम है, ये अपने राज्य को पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, पुरी के जगन्नाथ को अर्पित कर देते हैं और इनको जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित करते हैं, यानी कि ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। फिर है ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, यानी कि कालांतर में जितने भी आक्रमण उड़ीसा पर हुए, चाहे वो मुगलों के द्वारा किए गए, चाहे वो मराठों के द्वारा किए गए, या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, यानी कि क्योंकि मंदिर मंदिर जो है वो लोगों के आराध्य थे। ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर हर व्यक्ति पूजा अर्चना के लिए, अपने मन की शांति के लिए, दान दक्षिणा के लिए आता था, और यहाँ पर मंदिरों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो जितने भी लोगों ने
पुरी पर, उड़ीसा पर आक्रमण किए, या जिन्होंने भी इनको जीता कालांतर में, चाहे वो मुगल थे, मराठे थे, या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, या कोई भी थे, उन सब ने इस मंदिर पर अधिकार करने की, इन मंदिरों पर अधिकार करने की, इन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि उनका ऐसा मानना था ऐसा करने से जनता उनसे डर जाएगी और उनके शासन को स्वीकार कर लेगी। ठीक है, अब है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजस्थान में शूरवीरों की तो शुरू से ही, हम यही तो धरती ही ऐसी है जहाँ पर शूरवीर ही उपजे हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज का राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। 19वीं शताब्दी में इसे राजपूताना कहा जाता था। इससे यह समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। राजपूताना कहते थे, राजपूत जाति यहाँ रहती थी, और निवास शासक वर्ग था। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो ये आंशिक बात से सत्य है कि यहाँ पर केवल राजपूत जाति थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अन्य धर्म, अन्य जातियों के लोग भी निवास करते थे और आज भी करते हैं। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। और ये सच भी है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान जरूर की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों, अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का ही शासन रहा है। पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक ऐसे ही शासक थे। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ये जो चित्र है, ये बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का दिखाया गया है। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। अब ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये चारण भाट क्या करते थे। चारण भाट जो है यहाँ पर एक मुख्य जाति रही है, जो शासक वर्ग था, राजपूत शासक वर्ग जो है, उनके दरबारों में ये उनकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे, काव्य रचना किया करते थे। ठीक है, ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। अक्सर इन कहानियों में नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? बिल्कुल। कभी कभी ये झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान थी, और जबकि पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए, उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। हम राजस्थान के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो ऐसे हजारों इंसिडेंट मिल जाते हैं। जैसे हम हाड़ा जो रानी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो राजकुमारी थी, इनका विवाह होता है और इनके पति जो है वो इनके इनके रूप से इतने प्रभावित होते हैं कि जब राजा इनको युद्ध के लिए बुलाते हैं तो ये जाने से इनकार कर देते हैं, जा नहीं रहे होते हैं। तब रानी को महसूस होता है कि ये युद्ध में जा नहीं रहे हैं, तो ये अपना सर काट के उनको निशानी के रूप में भेज देती हैं। यानी कि युद्ध में जाने के लिए जब रानी मनाती है इनको, तो ये कहते हैं कि तुम मुझे अपनी कोई निशानी भी तो दो, मैं जिससे तुम्हें याद रख सकूं। तो रानी को जब ये महसूस होता है कि ये तुम युद्ध पे इनका ध्यान ही नहीं है, ये तो मेरे ऊपर ही केंद्रित हो रहे हैं, तो ये निशानी के रूप में अपना सिर कटवा के काट के भिजवा देती है। ठीक है, तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। हाड़ा रानी कहा जाता है इन्हें। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि एक राजकुमारी है चारुमती, जिसके लिए एक मतीरे की राड भी होती है यहाँ पर। और भी ऐसे हैं इंसिडेंट्स हैं, जैसे कछवाहा नरेश जो हैं वो अपनी बेटी की का जो विवाह है अकबर से करते हैं। फिर मारवाड़ के जो राजा हैं वो अपनी बेटी का विवाह जहांगीर से करते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि जो स्त्रियां हैं वो या तो झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, या पुरुष उनको जीतने के लिए, जैसे रावल रतन सिंह की पत्नी जो है पद्मिनी, कि जिन्होंने जौहर किया था, जिनको अलाउद्दीन यहाँ पर जीतने के लिए आया था, लेकिन वो जौहर कर लेती हैं। केसरिया होता है यहाँ पर।
तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर स्त्रियों को या तो कारण के रूप में इन इन इतिहास में स्थान प्राप्त हुआ है, या पुरुष इनको स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, यानी कि यहाँ पर सती प्रथा भी विद्यमान थी, है ना। इनको जो विधवाएं हैं वो अपने मृतक पतियों पतियों के साथ ही उनके जल जाती थी चिता में। ठीक है, ऐसी कुछ कहानियों का उल्लेख भी पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब एक बार ये मैप देख लेते हैं जरा। ये वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ है जहाँ पर, जैसे ये देखिए केरल है, ये देखिए ये केरल है, यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ है ना। ये उड़ीसा है, इधर से पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये सिक्किम का क्षेत्र आ गया। इधर से ये राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है, ये तो पूरा ही क्षेत्रीय भाषाओं पर संस्कृति को लेकर चलता है। हिमाचल की एक अलग संस्कृति है, यूपी की एक अलग संस्कृति है ना। ये सारी संस्कृतियां जो हैं ये इतनी इम्पोर्टेंस रखती हैं यहाँ पर। फिर है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब देखिए कथक नृत्य की कहानी कैसे शुरू होती है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक भाग, एक रूप को यानी कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तरी भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, ये कथाकार अपने हाव भाव, अपने संगीत से कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे, उनकी खूबसूरती को बढ़ा देते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के समय कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी जो कहानियां हैं वो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। और इसी तरह से आगे जाकर मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये जो कथक परंपरा है ये दो घरानों में फली फूली। कौन कौन से घरानों में? एक तो ये जयपुर के राज दरबारों में और दूसरा ये लखनऊ में। ठीक है, राजस्थान में जयपुर के जो राज दरबार थे उसमें कथक जो कला है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, और दूसरा ये लखनऊ के घरानों में फली फूली। फिर है अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन से थे ये? वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक मुख्य कला के रूप में उभरा, और सन 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, जयपुर और लखनऊ में नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यानी कि द्रुत पद संचालन, तेज गति से जो पद संचालन होता है, पैरों की जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उत्तम वेशभूषा इसमें पहनी जाती है, और कहानियों के प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है, अभिनय है, आंखों के जो एक्सप्रेशन है वो इसमें उस पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो 16वीं शताब्दी में ही आ जाते हैं, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ही कल्चर को, अपने ही हेरिटेज को फोकस किया। इन्होंने यहाँ की क्षेत्रीय जो कलाएं थी, ये जो परंपराएं थी, इनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। इनको ये नापसंद करते थे। ठीक है, फिर
फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाने लगा। अब ये गणिकाएं कौन हैं, जिसे वर्तमान समय में वेश्याएं कहा जाता है। ये एक अच्छा एक महिलाओं के लिए क्षेत्र नहीं माना जाता था। तो जो महिलाएं इसमें शामिल होती थी उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था, जो केवल गणिकाओं का काम करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। लेकिन क्योंकि ये हमारा कल्चर था, ये सिर्फ गणिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नृत्य नहीं था, इसमें पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख हो रहा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे हे दृष्टि से देखा जाए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। अब हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, क्या है, किस कैटेगरी में इसको लिया जाता है। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? केवल धार्मिक आधार पर ही किसी शैली को शास्त्रीय कहना सही नहीं है। अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है? क्या सिर्फ कौशल की या प्रवीणता हासिल करने लेना किसी चीज़ में, उसकी वजह से उसे शास्त्रीय कहा जाएगा? नहीं। कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही कौशल प्राप्त होता है। अथवा शास्त्रीय यह इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत है जिसपे हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिसे इस समय शास्त्रीय माना जाता है, हमने अभी बात की कि 6 नृत्य हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य की जो संकल्पना है वो दी गई है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है भरतनाट्यम, फिर है कथकली, तीसरा है ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथक। ठीक है, तो ये 6 हो जाते हैं। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथक, ये 6 तरह के शास्त्रीय नृत्य हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे इनके कलाकार काम करते हैं। फिर है संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र यानी कि जैसा कि उनके नाम से पता लगता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। ये कैसे होते हैं? लघु चित्र मिनिएचर फॉर्म्स हैं, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े और कागज पर चित्रित किया जाता है। वाटर कलर्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करके कपड़े या कागज पर बनाया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। ताड़ पत्र जो होते थे उन पर बनाए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए जाते हैं, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। यानी कि जो वाटर कलर से जो सबसे पुराने सुंदर चित्र जो हमें देखने को मिलते हैं वो पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों में जो सचित्र पाए जाते हैं उसके लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पहला काम तो इनका ये होता था इन पेंटर्स का कि उनको इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां बनानी होती थी, चित्रित करनी होती थी। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से निर्मित की जाती थी। इसमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह, उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यानी इन चित्रों को देखने की परमिशन भी हर एक को नहीं होती थी।
मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों में, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ के दरबारों में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप मुगलों की जो कलात्मक रुचियां थी वो दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को भी प्रभावित करती हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि तैमूर के जो वंशज है वो तैमूर के साथ अपना एक पोर्ट्रेट जो है वो दरबार चित्र जरूर बनवाते हैं, है ना। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर होता रहा। कहाँ पर? मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, यहाँ पर पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमालय का। हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का एक, ये देखिए ये कितना खूबसूरत चित्र है। ये यहाँ का एक इलाका है हिमाचल के क्षेत्र का। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली कहा जाता है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है हमें याद करना कि बसोहली क्या है। ये हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र का एक इलाका है। यहाँ पर साहसपूर्ण भाव प्रवण शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे बसोहली कहा जाता है। और इसकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो चित्रित की गई थी वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। सॉरी, भानुदत्त की जो रसमंजरी है ये यहाँ का सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। उन्होंने वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार उनको मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कौन सी शैली? कांगड़ा शैली विकसित हुई चित्रकारी की। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी, मिनिएचर पेंटिंग में जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों से ही कुछ बच पाते थे, क्योंकि विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। बिल्कुल ऐसा होता ही है। फिर अब बंगाल को देखते हैं। बंगाल नजदीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित होते हैं, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में हमेशा लोग बंगाली ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व जो प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता लगता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर वहां पर नई भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध जो दक्षिण बिहार में है के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी में, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग जो आता है वो ये पाता है कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग ही हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया था। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासक रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जब जीत लिया, तो अकबर के शासनकाल में इसे सूबा माना जाने लगा
उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का जो बंगाली समूह था, एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया था। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो इन जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक क्षेत्रों से प्राप्त होता है, आधुनिक बंगाली का हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। यानी कि बंगाली भाषा जो है, इसके प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जिसमें मंगल काव्य है, शाब्दिक अर्थों में शुद्ध यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की कहानियां आदि शामिल है। फिर जो दूसरी श्रेणी आती है बंगाली भाषा की, वो है नाथ साहित्य वाली, जिसमें मैनामती, गोपीचंद्र के गीत और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत हैं। अब देखिए, मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर ये कौन है? नाथ लोग सन्यासी होते थे, कई कई तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रस्तुत किया था। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। अब देखिए, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जो यह इंगित करती हैं कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के भाग में की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी ऐसी चीजें जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। आगे देखिए, पीर और मंदिर। पीर और मंदिर क्या चीज है? पीर फारसी भाषा का शब्द है। पीर क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे और धीरे-धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरीय कृषि करने में लगे लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम में आती थी। तो देखिए क्या से क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। अब है प्रारंभ में यहाँ बाहर से आकर बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने भी प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं अधिक अदा करते थे, और कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में या संत या सूफी, अन्य धार्मिक महानुभाव, साहित्यिक, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल हैं। जीववाद क्या चीज है? यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, उन्हें जीव कहा जाता था।
पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी इस वक्त में। इनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रखा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू जो तेली थे, कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर थे, आदि के समर्थन से बने हुए थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इसका लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक स्थिति में आर्थिक सुधारों में स्थितियां सुधरती गई, इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा उन लोगों ने कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, अब इनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित होने लगी। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो देवता थे, जो स्थानीय देवता, इनकी मूर्तियां काष्ठ की बनी होती थी या मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो इन काष्ठ की और मिट्टी की मूर्तियों की जगह दूसरी धातुओं की मूर्तियों ने या पत्थरों की मूर्तियों ने ले ली और इनको पहले जो झोपड़ियों में पूजा जाता था, अब इनके लिए मंदिर बनना शुरू हो गए, वहां पर इनको स्थापित किया गया। अब ये देखिए, ये एक दिया गया है हमें 2 चाला छप्परदार और एक चौचाला छप्पर वाला जो मंदिर है, यानी कि ये जो छत है इसकी बनाई गई 2 चाला छप्परदार झोपड़ी, यानी कि 2 चाल हैं इसमें, एक इस तरफ है, फिर इसके बीच में ये इसको बांधने के लिए बनाया गया और दूसरी तरफ भी ऐसा ही जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो ये 2 चाला थी। फिर हम एक जो पिक्चर देख रहे हैं ये है चौचाला मंदिर। अब ये चौचाला क्या है, यानी कि एक इस तरह से 2 और इसके जो दूसरी तरफ के हिस्से हैं वहां पर भी ये इस तरह से बनाए गए थे, तो ये चौचाला मंदिर कहलाते थे। अब ये देखिए, ये एक मिट्टी की एक पटिया है जिसमें कृष्ण जो है ये गोपियों के साथ में एक रास लीला इनकी यहाँ पर चल रही है। ये सारी जो है ये गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। हमने पहले गुंबद भी देखे हैं जिसको मेहराबों को किस तरह से बनाया जाता था, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके स्थापित किया जाता था, डोम से बनाए जाते थे, है ना। अब देखिए, इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल यानी चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। इनकी भीतरी भागों में कोई सजावट नहीं होती थी। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मंदिर जो है वो चबूतरों पर बनाए जाते थे, इनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की जो बाहरी दीवारें हैं वो चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अपने उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई थी। यानी कि कुछ जो मंदिरों की जो दीवारें होती थी जो चबूतरे के आसपास बनाई जाती थी, इनको बहुत ज़्यादा अलंकृत किया जाता था। ठीक है, ये सजी होती थी। अब देखिए, मछली भोजन के रूप में, एक प्रमुख भोजन के रूप में कैसे बनती है। परंपरागत भोजन संबंधी आते हैं, क्योंकि जिस स्थान विशेष में जो जलवायु क्षेत्र होगा, जैसी चीज़ें उत्पन्न होगी वैसे ही लोगों का जो खान पान और व्यवहार बन जाता है। अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो ये फल सब्जियों पर ही ज़्यादा निर्भर है। अगर आप नदियों के मुहानों पर या समुद्री तटीय इलाकों में रह रहे हैं तो वहाँ पर मछली जो है, ये जो और जीव हैं जो पानी वाले, उनके भोजन का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन मछली एक कॉमन भोजन है। परंपरागत भोजन संबंधी आते आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर
निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है, हमने अभी यही बात की कि नदियों का इलाका जो होगा, समुद्र तटीय इलाका जहाँ होगा, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। और इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछली को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध में ढील दे दी। यानी कि जो बंगाली ब्राह्मण हैं वो भी मांस मच्छी खाते हैं। वृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं सदी का ग्रंथ है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। बृहद धर्म ग्रंथ, ये पुराण है जो 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। अब यहाँ पर एक महिला की हमें मूर्ति दिखाई दे रही है। ये घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक जो आराम बाग में दिखाई देता है, वो हम देख पा रहे हैं। अब है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। जब हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से जो इतने चेंजेस हो रहे थे, चाहे वो भाषा के रूप में थे, चाहे वो संस्कृति के रूप में थे, खान पान के रूप में थे, बोली के रूप में थे, तो उस समय यूरोप में भी जो राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। क्या हो रहा था यहाँ पे? 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं सदी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य मानने और पहचानने लगे जो एक जैसी भाषा जैसे कि फ्रेंच जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पुस्तकें जो है वो ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी थी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यानी कि जिस क्षेत्र विशेष में, जिस बड़े समुदाय विशेष में एक ही भाषा बोली जाती है तो वो एक राष्ट्र है। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया था। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं हमने चलो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज का चैप्टर यहीं पूरा होता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। हार्दिक धन्यवाद। आभार।